हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे कर रहे हैं। और जो आज का जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर पहला हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी को दोस्तों हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अपने प्लेटफॉर्म पे इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इन डिटेल में। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पेपर आपका एचएसएससी मैकेनिस्ट मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर थ्योरी जो आपका मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो 12/2019 आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, आफ्टरनून शिफ्ट थी। इसमें 12/12/2019 को आपका ये एग्ज़ाम लिया गया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप जो है इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस टाइप का आपका एग्ज़ाम आया था, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सॉल्यूशन हम फटाफट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और लगभग जो है इस सीरीज़ में जो एचएसएससी की सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों हम करेंगे। तो इसमें जो पहला पेपर हम आज कर रहे हैं आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं भाई, ठीक है। जिसमें हिंदी भी है, जीके भी है, इंग्लिश और सभी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एचएसएससी मैकेनिस्ट मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर वाले करें, सभी जो भी एचएसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे इन पेपर को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर दोस्तों। और इसमें जो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको बताना है, फटाफट आपको करना है भाई। तो पर्यायवाची शब्द दोस्तों बताओ अतिथि का क्या होता है। तो अतिथि का जो पर्यायवाची जो शब्द यहाँ पे क्या होगा, आगंतुक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है शब्द का विपरीत आपको अर्थ बताना है। तो दाता, तो देने वाला जो है उसका उल्टा बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दाता क्या होता है, एक तो जो दानवीर है उसको दाता हम कह सकते हैं, दयालु, याचक या फिर अनावरत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दाता का जो है उल्टा जो क्या होता है, याचक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो लेने वाला होता है दाता देने वाला होता है, तो याचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मुहावरे का उचित अर्थ आपको बताना है। काठ का उल्लू क्या होता है। तो काठ का उल्लू, लकड़ी का उल्लू, बहुत मूर्ख, बहुत बेचैन होना या हार मान लेना। तो काठ का उल्लू होता है जो बहुत ज़्यादा मूर्ख होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे लिखे शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो भाई बताओ बहुवचन क्या होगा दोस्तों। तो फ़कीर का बहुवचन आपको बताना है, फ़कीरो, फ़कीरे, फ़कीरो। क्या इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो फ़कीर का जो बहुवचन है दोस्तों ये आपका आ जाएगा फ़कीरो, ठीक है, फ़कीरो। इसके ऊपर यहाँ पे बिंदी आएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे बड़ी की है तो छोटी इसमें की आएगी फ़कीरो, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे बिंदी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक वचन आपको बताना है। तो एक वचन यहाँ पे भेड़िए का एक वचन बताना है। तो भेड़िए का बताओ भाई, भेड़िया या फिर ये आएगा, कौन सा आएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी, भेड़िया, ठीक है। तो भेड़िया जो है ये एक वचन है, और इसका जो यहाँ पे गांव में अचानक से भेड़िए आ गए तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। तो भेड़िया का जो बहुवचन है भेड़िए, और भेड़िए का जो है एक वचन यहाँ पे हो जाएगा भेड़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले जो एचएसएससी के जो पैटर्न में क्या होता था कि 5 जो है नंबर के यहाँ पे हिंदी पूछ ली, 5 नंबर की इंग्लिश पूछ ली, ठीक है। तो जीके का यहाँ पे फिर कुछ पोर्शन है, और जो यहाँ पे जो भी ये सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मोटर यहाँ पे मैकेनिस्ट मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर ये है, तो इससे जो ज़्यादा यहाँ पे 70% के लगभग इससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हिंदी है किस टाइप से आएगी आपकी, बार बार रिपीट भी होते हैं भाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट जो हम इंग्लिश से करेंगे, सिनोनिम्स आपको सेम जो वर्ड बताना है, कॉन्करेंस, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है बताओ। तो कॉन्करेंस का यहाँ पे मीनिंग बताओ, शॉर्टेज होगा, ऑक्यूरेंस होगा, इंसिडेंस होगा, या फिर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों एग्रीमेंट, यहाँ पे कॉन्करेंस का मतलब होता है समझौता, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सिनोनिम्स यहाँ पे पूछा गया है, कॉन्करेंस का क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। अगला एक एंटोनिम्स पूछा गया है, और
एक्सटीरियर जो है इसमें है, तो एक्सटीरियर का जो क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रंट होगा, इन्फीरियर होगा, सरफेस होगा या इंटीरियर होगा। तो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहर जो चीज़ है, और इंटीरियर मतलब जो अंदर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी। ठीक है, तो उल्टा बताना है आपकी बारे में, सेम नहीं बताना। ठीक है, तो एक्सटीरियर का क्या हो जाएगा, इंटीरियर। ओके, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है, और सर्कल के बाहर करें तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इस प्रकार से अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। एक जो है एंटोनिम्स, एक सिनोनिम्स, एक ईडियम्स एचएसएससी जरूर पूछता है, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो ऐसे टॉपिक है जिनको आपको करना ही करना है। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ। तो इसका मतलब होता है रिवील इंफॉर्मेशन दैट वाज हिडन अर्लियर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स बैग से जो यहाँ पे कैट को बाहर निकाल देना, इसका सेंस तो ये है, लेकिन इसका जो मीनिंग क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील कर देना। ठीक है, दैट वाज हिडन अर्लियर, जो पहले छुपा रखी थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब उसको जो है उसको सबको बता दिया गया। ठीक है, तो रिवील कर देना, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे द सेंटेंस गिवन बिलो मे कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो इसमें आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स बट सी डिडंट हैव नन। तो इसमें जो बताओ आपको यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है और इसकी करेक्ट जो है फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा, आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स, आई आस्क हर फॉर चॉकलेट्स, यहाँ तक सही है, बट सी डिडंट हैव एनी, बट सी डिडंट हैव एनी, तो ये इसका राइट फॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे नन नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाई मैंने उससे चॉकलेट जो है के लिए पूछा, लेकिन उसके पास जो है चॉकलेट थी नहीं। ठीक है, कोई भी चॉकलेट उसके पास नहीं, तो सी डिडंट हैव एनी, तो ये इसका राइट जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो वर्ब पूछी है, ठीक है, इसमें वर्ब बताना है। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई हैव बीन, ट्राई यहाँ पे वर्ब है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है क्या आएगा, टू बेक ए परफेक्ट केक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो बताओ कौन सा टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं कि जो सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यहाँ पे जब भी आपका सिंस मॉर्निंग वगैरह आता है तो ये हमेशा कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, तो इसमें कॉन्टीन्यूस वर्ब आपकी आ जाएगी। तो आई हैव बीन, ठीक है, ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब जो है आपकी ट्राइंग आएगा, आईएनजी फॉर्म इसमें आएगा। तो इस प्रकार से 5 जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए। भारतीय संविधान को खालिस्तान की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, तो कौन सी समिति था, BR अम्बेडकर, सोराबाजी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या सुभाषा सी कश्यप। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसमें BR अम्बेडकर जो है की अध्यक्षता, इनकी अध्यक्षता में एक समिति जो है तैयार की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोल इनका था BR अम्बेडकर का। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक फ्रेमवर्क है NIRF। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो खालिस्तान में रैंकिंग द्वारा जारी की जाती है, रैंकिंग में भारत सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये जो फ्रेमवर्क जो है ये आपकी NIRF की जो यहाँ पे रैंकिंग है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य भूटान की सीमा को नहीं यहाँ पे बनाता है। तो बताओ भूटान को टच कौन नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों भूटान को जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी टच करता है, असम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। लेकिन दोस्तों जो भूटान है वो यहाँ पे ये आपका उत्तर वाला जो राज्य है, ये हमारे भारत के उत्तर में उत्तराखंड जो है नहीं है। उत्तर जो पूर्व में जो आपके ये जो हैं अरुणाचल प्रदेश, ऐसे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारे उत्तर पूर्व
में आपका ये भूटान है ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन उत्तर में आपका क्या था, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड को छोड़कर भूटान जो है पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे तीनों को टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पे बात की गई है राज्यसभा के सदस्य, तो राज्यसभा के दोस्तों टोटल 12 जो सदस्य है उसको मनोनीत हमारा जो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ पे पूछा गया है पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक पदक जीता। मैरी कॉम है, कुंजरानी देवी है, कर्णम मल्लेश्वरी है या कुलसुम अब्दुल्ला है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हमारी जो यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी है जिन्होंने पहली बार जो यहाँ पे ब्रॉन्ज़ मेडल जो है दोस्तों इन्होंने जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज़ मेडल ओलंपिक में। तो सबसे पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में जो है पदक जीता था और ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी। आज़ादी के बाद हरियाणा भारत के खालिस्तान राज्य के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। तो बताओ कौन से राज्य के रूप में यहाँ पे आप सभी जानते हैं दोस्तों हरियाणा जो है कौन सा राज्य बना था आपका, 17वां राज्य, ठीक है। तो 17वां राज्य बना था, लेकिन 18वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका हुआ था, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 17वां राज्य अपना हरियाणा बना था। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अपने हरियाणा में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसमें आप सभी जानते हैं सबसे पहले हमारा 1967 में लगा, फिर 10 साल बाद आपका 1977 में लगा और थर्ड बार जो आपका 1991 में लगा था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो अंतिम बार या तीसरी बारी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीसरी बार या अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा था 1991 में लगा था। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा की सीमाओं की स्थापना के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो जो सीमाएं जो हमारी पंजाब एंड हरियाणा जो है कि जो सीमाएं निर्धारित की गई थी और उसमें जो है गठित एक आयोग जो बनाया गया था, उसका जो अध्यक्ष जो है दोस्तों किससे बनाया गया था, तो जानते हैं आप न्यायमूर्ति JC शाह। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 2018 की कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के विनेश फोगाट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ठीक है, तो उसमें जो विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था और ये पहली जो है भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था और ये आपकी कुश्ती जो है की खिलाड़ी है, ठीक है, हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी आपकी। और आप सभी जानते हैं कि दादरी में जो आपका चरखी दादरी में जो बलाली जो गांव है इनका ये पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व औषधीय वन जो लगभग 53,000 एकड़ में फैला हुआ है, हरियाणा की खालिस्तान में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा जीके के आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे इस जो पेपर में। तो लगभग जो है 25% हरियाणा जीके का या 20% इसमें था। तो 20 का जो क्वेश्चन आपका ये है, बताओ भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जो विश्व में जो औषधीय वन, ठीक है, आप सभी जानते हैं अपने हरियाणा में जो उत्तर में जो सबसे उत्तर में पंचकुला यमुनानगर ये वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपके जो कौन से जो पर्वत पड़ते हैं आपकी शिवालिक जो रेंज पड़ती है, तो इस शिवालिक रेंज में जो आपकी यहाँ पे मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो मोरनी हिल्स यहाँ पे है। तो सोना हिल्स भी नहीं है, अरावली हिल्स भी नहीं है, डोसी हिल्स भी नहीं है, सारी की सारी आपकी जो अरावली रेंज में आपकी आती हैं। लेकिन जो मोरनी हिल्स जो है वहाँ पे औषधीय जो यहाँ पे वन है जो लगभग 53,000 एकड़ में आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हरियाणा जीके का, यह हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित पुलिस मित्र कक्ष, इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो पुलिस मित्र कक्ष का उद्देश्य, तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाला है दोस्तों, ये आराम से हो जाएगा। जैसे लोगों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा को सुगम बनाना, बिल्कुल सही है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय कोऑर्डिनेशन जो है स्थापित करना, ये भी सही है। आपराधिक मामलों की संख्या को कम करना, ये भी सही है। लेकिन पहली बार अपराधियों को बदलने का अवसर देना, तो ये आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नवंबर 2019 को हरियाणा मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब 2019 में आपके 14 नवंबर 2019 की यहाँ पे बात हो रही है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हमारे कौन थे, तो श्री जयप्रकाश जो है दलाल हमारे यहाँ पे थे, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो दोस्तों आपका एक है HSGDA का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो HSGDA का मुख्य उद्देश्य क्या है, हरियाणा के गांव में सफाई व्यवस्था का प्रदान करना, ये नहीं है। हरियाणा के गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है। हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना, ये आपका है। ठीक है, तो जो स्मार्ट गांव विकसित करने का जो यहाँ पे उद्देश्य किसका है भाई, HSGDA। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। ठीक है, तो HSGDA, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हरियाणा में जो स्मार्ट गांव विकसित करना, HSGDA। नेक्स्ट यहाँ पे श्वेता जो पूनिया 2018 की अर्जुन विजेता जो कि सिरसा हरियाणा की रहने वाली है, वो किस खेल से जुड़ी हुई है। तो ये आपका हॉकी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो श्वेता पूनिया हमारी हॉकी की खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है भाई, हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं, हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे चंद्रशेखर गुरेरा, तो ये कौन है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा जीके में ही आपका आता है। चंद्रशेखर गुरेरा जो आपके एक कार्टूनिस्ट है हमारे, ठीक है, कार्टूनिस्ट, तो इम्पोर्टेंट है। चंद्रशेखर गुरेरा क्या है, एक कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा का जो कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर की अगर बात आए तो दीपचंद ब्राह्मण जो है उनको कहा जाता है हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर। लेकिन दोस्तों हरियाणा का जब तानसेन की बात आए, हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है। तो हरियाणा का तानसेन जो है लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को। सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी में योगदान दिया है। तो बताओ, जो सुरेंद्र शर्मा हमारे एक हास्य जो है कलाकार है अपने हरियाणा के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा दोस्तों, गुलाम फरीद साबरी तो मुख्य रूप से गायक थे। तो कैसे गायक थे, भजन गाने वाले, कव्वाली, गज़ल या सूफी गीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दोस्तों ये आपका रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। तो बताओ भाई, इसमें कव्वाली गायक है अपने हरियाणा के गुलाम फरीद साबरी। ठीक है, ये कव्वाली गायक है, तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख कव्वाली गायक। हरियाणा का खालिस्तान जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादन। दोस्तों मशरूम जो है सबसे ज़्यादा अपने कहाँ पे होता है, सोनीपत में। ठीक है, तो सोनीपत में यहाँ पे एक खुबड़ू जो है, खुबड़ू जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मशरूम जो है उत्पादन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में साहिबी, मरकंडा और टांगड़ी, यहाँ पे कह सकते हैं तंगरी या टांगरी जो नदी आपकी आप सभी जानते हैं, और कृष्णावती, टांगरी नदी, टांगरी किसके नाम है। तो ये सारी अपने हरियाणा की दोस्तों नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, अपने हरियाणा में सोनीपत में ही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है। तो कौन सा जिला है जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता है। तो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा के दो ज़िले हैं, एक रोहतक है, एक चरखी दादरी। ठीक है, तो चरखी दादरी और रोहतक ऐसे दो ज़िले हैं जो हरियाणा के किसी ऐसे ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य को यहाँ पे छूते नहीं हैं, सीमा नहीं बनाते हैं। हरियाणा के झज्जर ज़िले के बादशाह गांव में किसका निर्माण किया गया है, बताओ। तो झज्जर में बादशाह जो गांव है तो वहाँ पे क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बादशाह भी कह सकते हैं या बाड़सा जो है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं बाड़सा। तो झज्जर के बादशाह या बाड़सा गांव में जो है राष्ट्रीय हृदय संस्थान है या फिर कैंसर। तो कैंसर का नेशनल लेवल पे जो कैंसर का जो इंस्टीट्यूट है वो अपने हरियाणा के झज्जर के बाड़सा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बादशाह, ठीक है, गाँव में आपका ये स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की खालिस्तान कितनी % आबादी शहरों में रहती है। तो शहरों में दोस्तों आपकी जो कितनी % रहती है भाई, हालांकि हमारी जो है जो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक आपकी है। ठीक है, और शहरों में रहने वाली जो यहाँ पे कितना % है, तो 34%। तो इम्पोर्टेंट है, 34% जो लोग हैं, ठीक है, वो शहरों में रहते हैं, और बाकी जो बच गया वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका क्या है, ग्रामीण जनसंख्या। नेक्स्ट, एक नगर निगम एक ऐसे शहर में स्थापित किया जाता है जिसकी आबादी कितनी से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों नगर निगम वहाँ पे बनेगा जहाँ पे 10 लाख की आबादी जो है
से आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है 10 लाख की आबादी। खालिस्तान को VDU के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ भाई VDU का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो जो हमारा कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको VDU के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। VDU के नाम से कंप्यूटर के मॉनिटर को। क्लेसर 1 जो है वो इसमें यहाँ पे कौन से पेड़ है, जो हमारा क्लेसर 1 है दोस्तों, ठीक है। जो क्लेसर जो 1 है दोस्तों आप सभी जानते हैं यमुनानगर में है, और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो साल के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे किस शहर को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो 1 गीगाबाइट 1 जो GB हमारी, भाई आप जानते हैं कि भाई हमारी जो चिप वगैरह होती है जैसे 1 GB की चिप होती है, 2 GB की भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 GB जो है उसमें कितना डाटा होता है, तो एक जो GB है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, ये आपका 1 बिलियन बाइट्स के बराबर। यहाँ पे इसको अगर हम बाइट में कन्वर्ट करें तो ये आपका आ जाएगा 1 बिलियन बाइट्स, ठीक है। तो 1 बिलियन बाइट्स जो है आपका हो जाएगा 1 GB, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे असंगत का चयन करना है, केचुआ, घोंगा, सांप, मेंढक। तो भाई जो इसमें जो बिल्कुल अलग है उसको हमें बताना है, बताओ तो इसमें कौन सा अलग है, केचुआ है, घोंगा है, सांप है या फिर मेंढक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केंचुआ जो है आपका, घोंगा और सांप ये दोनों एक जैसे हैं, रेंग के चलने वाले हैं। मेंढक जो है वो रेंग के नहीं चलता है, तो इसलिए हम इसको अलग कर सकते हैं मेंढक। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसमें समानता ढूंढना है, रीजनिंग का है। आप देख रहे हैं कि रीजनिंग भी 4 से 5 नंबर की उस टाइम आती थी, ठीक है। तो इसमें बताओ कौन सा यहाँ पे पैटर्न आपका बनेगा। तो इस क्वेश्चन में रीजनिंग का है दोस्तों, बताओ यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हो गैप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ई को हम 5 लिख सकते हैं, ये 4 है, ये आपका 3 है। जे को हम दोस्तों यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, आई 9 होता है, एच 8 होता है, ठीक है। ओ को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15, ये आपका 14 हो गया और ये 13 हो गया। तो इसमें गैप देख लो, ये 5 का गैप है, 5 और 4 9 हो गया, 3 और 5 8 हो गया। यहाँ पे भी कितने का गैप है, मतलब 5 5 बढ़ाया गया है, 9 और 5 14 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें 5 5 बढ़ाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ONM है, ओ कितना है 15 नंबर पे, 14 नंबर पे 13, तो इसमें 5 5 प्लस करना है, ठीक है। 5 5 प्लस करेंगे तो ये 20 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 नंबर पे कौन सा होता है, टी होता है, तो इसी से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपको अगला ये सीरीज़ बताना है दोस्तों, 3 9 15 21, नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा बताओ। तो इसमें भी जो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे 3 3 जो है यहाँ पे बढ़ाया गया है। जैसे अगर 3 में प्लस 6 करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में जो है फिर प्लस 6 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में प्लस 6 करेंगे 21 आ जाएगा, और दोस्तों 21 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो आपका 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि एक कोड भाषा में ट्रू को VTWG लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ट्रू है TRUE, ट्रू को क्या लिखा जा रहा है, VTW और G यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना कितना बढ़ाया गया। जैसे ये आपका 20 है, ठीक है, तो ये आपका 18 है नंबर पे, U आपका 21 पे होता है 5। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 22 है, ये 20 है, ठीक है, और ये आपका UVW तो ये 23 पे होता है, ठीक है। ये आपका जो है दोस्तों 7 पे होता है। तो कितना यहाँ पे प्लस किया गया, 2 2 प्लस किया गया है, तो सभी में 2 2 बढ़ाया गया है। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे हमें करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। A 1 पे होता है, L 12 पे होता है, S आपका कितने पे होता है दोस्तों। तो यहाँ से इतने ही यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इसमें 2 2 बढ़ाएंगे तो 8 आएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 3 आएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे 14। तो इसको यहाँ पे दोस्तों H यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, H 3 को क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, ये आपका N नंबर पे HCN यहाँ पे देख लो, तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी में 2 2 हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट यहाँ पे x का मान निकालना है। तो यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो 5x + 7 = -5 - x है। x वालों को एक तरफ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा x, और दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का 5 है, ये उधर जाएगा माइनस का 7।
तो 6x बराबर यहाँ पे माइनस का 12, 6 दूनी 12 यहाँ पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे का है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें एक फॉर्मूला आपका लगता है, जैसे यहाँ पे a/b और b/a जब भी आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b आपका क्या होता है। तो जो आपका ये इंटरसेक्शन दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन दे रखा है इसका फॉर्मूला होता है जो इंटरसेक्शन वाला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, और जो नीचे वाला जो है आपका ये होता है हमेशा b। ऐसे ही अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a निकालोगे तो ये क्या होता है, सेम वही इंटरसेक्शन वाला दोनों का, ठीक है, और नीचे जो आपका है आपकी बार नीचे a है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है 0.11 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना है दोस्तों 0.17 को डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे 11 को 17 से भाग करना है। दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला वही है 0.11, और यहाँ पे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ a है दोस्तों वो कितना है 0.24। तो डेसिमल से डेसिमल कटेगा तो 11/24 ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 11/24। तो यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1.09 के समथिंग आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 11/17 प्लस 11/24 को आपको ऐड करना है केवल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 150 रुपये से 20% अधिक इक्वल टू कितने होगा। तो यहाँ पे 150 का 20% यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले, तो अधिक निकालना है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 20% 1/5 होता है, ठीक है। तो इसमें अधिक निकालना है तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं आप 6/5 निकाल लो। तो 150 का 6/5 यहाँ पे आप कर सकते हो, तो 5 से 15 6 3 18, तो 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। या फिर 150 का आप जो है 20% अधिक है, कोई भी चीज़ 100 होती है तो 20% अधिक करेंगे 20, तो 120% यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15 को 12 से जब हम गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों सिंपल जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। रामू एक टीवी इतने में खरीदता है और इतने में दोस्तों वो बेचता है, तो उसमें बताना है उसका विक्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पे नुकसान यहाँ पे हो रहा है, बेच नहीं रहा है। तो 21,950 में खरीदता है ठीक है, तो 2,580 का नुकसान उसको होता है कि नुकसान पर वो बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य दोस्तों आपको बताना है। बताओ क्या हो। यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, इसमें आपको घटाना है ठीक है 21,950 में ये, और जो आपका आंसर आएगा वही तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इतने में लाया तो 2,580 का नुकसान हो रहा है, तो कितना बचा, तो 0। तो यहाँ पे घटाएंगे, 15 में से 8 गया 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है, तो 7 यहाँ पे आएगा, 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ पे लास्ट में 70 कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो 19,370 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ आपको घटाना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट सेल जो है खालिस्तान इलेक्ट्रोड का कैथोड कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अब आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आपके आ गए हैं सारे तो एक इलेक्ट्रो जो लाइट सेल जो है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड कहा जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को क्या कहेंगे दोस्तों हम कैथोड, और पॉजिटिव वाले को हम क्या कहते हैं एनोड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कार्बोनिक जो यौगिक आपके कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं और जो कीटोन्स जो आपके होते हैं, तो उन सभी को क्या कहा जाता है, कार्बोनिक जो है यहाँ पे यौगिक आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बोनिक यौगिक यहाँ पे एल्कलाइन नहीं है, एस्टर भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, तो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिक यौगिक है। नेक्स्ट यहाँ पे आरएनए में डीएनए की एक लड़ी से आनुवंशिक जानकारी की नकल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों, इसको कहा जाता है प्रतिलिपि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, प्रतिलिपि। आरएनए में डीएनए की एक लड़ी से आनुवंशिक जानकारी की नकल करने की प्रक्रिया को प्रतिलिपि, कॉपी यहाँ पे कह सकते हैं हम। अगला है किसी वस्तु पर अचानक भार लगने की अवस्था में तनाव खिंचाव वक्र का आकार कैसा होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपका सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये आपका आयताकार आपका होगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर अचानक जो है भार लगाते हैं तो उस अवस्था में जो तनाव खिंचाव का जो वक्र है वो किस प्रकार का होगा, आयत के आकार का आपका ये होगा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट यहाँ पे जो आकृति आपको दी गई है किस प्रकार की बीम को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसमें बताओ किस प्रकार की ये विंग है। तो ये आपकी है दोस्तों आपकी कैंटिलीवर बीम, ठीक है, और हैंगिंग बीम नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें कैंटिलीवर बीम इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भी ये जो आपका मोटर मैकेनिक्स है, इसमें सारी जो ये आपके जो सब्जेक्टिव जो पार्ट है उसमें सारा लगभग जो है 70% है हिस्सा इसका, ठीक है दोस्तों, 60% से भी ज़्यादा है ये आपके सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे नेस्लर बॉयलर के किस भाग का उपयोग पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ब्लो ऑफ कॉक, ठीक है। तो ब्लो ऑफ कॉक, तो नेस्लर बॉयलर के किस भाग का उपयोग हम पानी को बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्लो ऑफ कॉक। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि दबाव को परम शून्य के सापेक्ष मापा जाता है तो उसे खालिस्तान दबाव कहा जाता है। तो जो परम शून्य के सापेक्ष अगर हम जो है प्रेशर दबाव को मापते हैं तो उसको कौन सा जो है दबाव कहा जाता है, बताओ दोस्तों। तो उसको एब्सोल्यूट जो है दबाव कहा जाता है, एब्सोल्यूट इसको हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक या फिर वैक्यूम या गैस, तो उसको एब्सोल्यूट। यदि दबाव को परम शून्य के सापेक्ष अगर हम मापेंगे तो उस दबाव को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट दबाव। नेक्स्ट, किस प्रकार की क्रिस्टल संरचना में भार की समन्वय संख्या होती है और इसमें 4 परमाणु प्रति इकाई कोशिका होती है। तो बताओ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें FCC आएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक आपका होता है, ठीक है, आपका ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक आपका होता है उसमें क्या होता है, 12 की समन्वय संख्या होती है और इसमें 4 परमाणु जो होता है वो प्रति इकाई कोशिका पे आपके होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, तो इसमें आप इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, हालांकि हिंदी में है, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, कणों के वैकल्पिक रूप से मुड़ने और सुलझने पर निकाय किस प्रकार के कंपन से गुजरता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, तो बताओ इसका राइट आंसर होगा टॉर्सनल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, टॉर्सनल। तो कणों के वैकल्पिक रूप से मुड़ने या सुलझने पर निकाय किस प्रकार के कंपन से गुजरता है, तो टॉर्सनल। नेक्स्ट, जब रेनॉल्ड नंबर जो है 4000 से ज़्यादा हो जाता है तो पाइप में क्या प्रवाह होता है। दोस्तों इसमें जो है आवसवर्ती, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा होने पर पाइप में प्रवाह होता है आवसवर्ती। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जो कथन रिएक्शन टरबाइन के लिए सत्य नहीं है। तो रिएक्शन टरबाइन के लिए सत्य कौन सा नहीं है दोस्तों। रिएक्शन टरबाइन में जल प्रवाह टरबाइन चक्कर के स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख सकते हो आप, रिएक्शन टरबाइन को जल का मध्य व उच्च स्राव चाहिए होता है, तो ये सही है। रिएक्शन टरबाइन में ज़्यादा रख रखाव कार्य होता है, सही है। रिएक्शन टरबाइन निम्न व मध्य सिरे पर कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। जल का प्रवाह जो है टरबाइन चक्कर के स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, गलत है। बाकी सारे आपके पॉइंट सही हैं। बिना किसी भाग को अलग किए आप किसी छोटी जगह में पतीला के लिए स्नेहन करने के लिए आप किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग यहाँ पे आप करोगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों तेल, ठीक है। तो तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, इनमें से किसमें ऊष्मा तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा तरंगों के रूप में जो स्थानांतरित जो है दोस्तों किसमें होती है, बताओ। संवहन में, वाष्पीकरण में, संवाहन में या विकिरण में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, विकिरण के माध्यम से ऊष्मा जो है तरंगों के रूप में स्थानांतरित आपकी होती है, ठीक है। सूर्य ऊर्जा विकिरण के माध्यम से यहाँ पे हमारे पास आती है। नेक्स्ट यहाँ पे, कार्बन वाले कास्ट आयरन को मुक्त संरूप में खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों बताओ यहाँ पे, मिश्र धातु कास्ट आयरन, गांठदार कास्ट आयरन, लचीला कास्ट आयरन या फिर स्लेटी कास्ट आयरन। तो ये राइट हो जाएगा। तो कार्बन वाले जो कास्ट आयरन को मुक्त संरूप में स्लेटी कास्ट आयरन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे,
कौन सा परिभ्रमण त्रिज्या का उचित जो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है दोस्तों, परिभ्रमण त्रिज्या का। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका दोस्तों क्या रहेगा, इसमें एल लेंथ ही होती है, इसमें एम 0 होता है और यहाँ पे टी भी 0 होता है, सिर्फ L1 होता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे S = BH²/6 दिया गया समीकरण लोचदार अनुभाग मापांक किस अनुभागीय आकार के लिए है। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका ये आ जाएगा आयत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आयत। तो आयत के लिए आपका ये है। नेक्स्ट यहाँ पे किस प्रकार के स्प्रिंग अलग अलग लंबाई की सपाट पट्टियों से बने होते हैं जिन्हें इस प्रकार से साथ में जकड़ा जाता है कि अधिक कार्यक्षमता प्राप्त की जा सके। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे पत्ती स्प्रिंग। ठीक है, स्पाइरल भी नहीं होगा, वक्रित भी नहीं होगा, कुंडलित भी नहीं होगा, पत्ती स्प्रिंग जो आपका है ये आपका हो जाएगा। अलग अलग लंबाई की सपाट पत्तियों से बने होते हैं और जिन्हें इस प्रकार से जकड़ा जाता है कि अधिक कार्यक्षमता प्राप्त इसमें की जा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ताम दृढ़ जो है थर्मोसेट प्लास्टिक है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप इस पेपर को जब करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है इन दिए गए ऑप्शंस में। तो दोस्तों अपॉक्सी है, एक्रेलिक है, नॉयलॉन है या टेफ्लॉन है। तो थर्मोसेट जो प्लास्टिक आपका कौन सा है, एपॉक्सी है, बाकी सारे आपके नहीं है। ठीक है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक कौन सा है दोस्तों आपका अपॉक्सी एक थर्मोसेट प्लास्टिक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कौन जो है एस्बेस्टस का गुण स्वभाव नहीं है। तो एस्बेस्टस का जो आपका गुण बताना है या नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो एस्बेस्टस पानी में घुलनशील होते हैं। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या एस्बेस्टस पानी में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एस्बेस्टस के रेशों में पता लगने योग्य गंध व या स्वाद होता है। तो पता एस्बेस्टस के रेशों में पता लगने के योग्य गंध या स्वाद होता है, तो ये गलत है दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा। एस्बेस्टस ठोस वस्तु होते हैं जो मिट्टी में से नहीं चलते हैं और इसका रंग किस्म व धातु संरचना के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है। गंध या स्वाद जो है होता है ये गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे अपरिवर्तनशील व्यास के पाइपलाइन के माध्यम से नियम समय पर होने वाला प्रवाह आपका उदाहरण किसका है। तो इसमें बताओ भाई राइट आंसर इसका डी होने वाला है। ठीक है, स्थिर व समान प्रवाह। तो अपरिवर्तनशील व्यास की पाइप लाइन के माध्यम से नियत समय पर होने वाला जो प्रवाह है वो स्थिर व समान उदाहरण होता है। ठीक है, दी गई आकृति में किस प्रकार के गियर को दर्शाया गया है। तो उससे किस टाइप का गियर है बताओ, बेवल है, स्पर है, हेलिकल है या हरिन बोन गियर है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों स्पर गियर, ये आपका एक स्पर गियर है। नेक्स्ट यहाँ पे संपीड़ित तनाव के संपीड़ित खिंचाव से अनुपात क्या होता है। तो संपीड़ित जो तनाव का जब हम संपीड़ित खिंचाव के साथ जब हम उसका रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, तो उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, उसको हम यंग का मापांक कहेंगे। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ यंग। तो यहाँ पे यंग का मापांक संपीड़ित तनाव बटे संपीड़ित खिंचाव होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया होती है जिसमें इस्पात व लोहे को उस तापमान तक गर्म किया जाता है जो गलनांक से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विलयन, सामान्यीकरण, तापानुशीलन। तो कार्बुरण होता है। तो कार्बुरण ऊष्मा उपचार की एक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, कार्बुरण क्या होता है, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया जिसमें इस्पात व लोहे को उस ताप तक गर्म किया जाता है जो गलनांक से कम होता है। ठीक है, कार्बुरण। नेक्स्ट यहाँ पे चतुर्घात चक्कर वाले इंजन के शक्ति घात में क्या होता है। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। दहन कक्ष को भरने के लिए हवा ईंधन का मिश्रण डाला जाता है, गलत है भाई। वह की गई गैसों को दहन कक्ष से बाहर निकाला जाता है, वह वातावरण में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों गर्म विस्तारशील गैस पिस्टन के सिरे को सिलेंडर के सिरे से दूर करने के लिए बल लगाती है। ठीक है, ये सही है आपका, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो गर्म विस्तारशील
गैस पिस्टन के सिरे को सिलेंडर के सिरे से दूर करने के लिए बल लगाती है। चतुर्घात चक्कर वाला जो इंजन आपका ये होता है शक्तिघात। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमोबाइल की सामान्य गति के लिए कोई कोफिशिएंट ऑफ स्पीड जो आपका उसका मान क्या होता है, तो ऑटोमोबाइल के सामान्य गति के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्पीड का जो मान है, CS का जो मान है, कोफिशिएंट ऑफ स्पीड जो है दोस्तों वो कितना होता है बताओ। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 0.1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 0.1। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न जो है कथनों में कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सत्य है। तो डीजल इंजन इसमें फ्यूल इंजेक्ट होता है, इसका संपीड़न अनुपात निम्न होता है, इसमें वजन हल्का होता है या फिर उच्च वाष्पशीलता वाले ईंधन को जलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है कौन सा है, इसमें फ्यूल इंजेक्ट होता है, बाकी ये सारे गलत। ठीक है, तो डीजल इंजन के तो कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सत्य है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर आपका होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पार्क इग्निशन, जिसको हम ऐसा ही बोलेंगे, स्पार्क इग्निशन इंजनों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दहन कक्ष होते हैं, तो इसे ओवरहेड वाल्व भी कहा जाता है। तो ओवरहेड वाल्व जो है दोस्तों T हेड दहन कक्ष को कहा जाता है, या F वाले को, L वाले को, या फिर I वाले को। इसका राइट आंसर होगा I वाला। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन जो इसमें इंजन में मुख्य रूप से जो है दोस्तों I हेड दहन कक्ष जो है आपका होता है, और ओवरहेड वाल्व भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दहन की प्रक्रिया के समय जब SI इंजन पर निम्न भार व उच्च त्वरित्र होता है तब उसमें क्या होता है, ईंधन का दबाव व तापमान बढ़ जाता है, तो ये नहीं आएगा। तो हवा ईंधन अनुपात गैस अवशेषों की वजह से तनुकृत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट। ऊष्मा अंतरण गुणांक बढ़ जाता है, ये भी गलत है। दहन स्थल से होने वाले ज्वाला के फैलाव पर लगने वाला समय बढ़ जाता है, ये भी गलत। तो दहन की प्रक्रिया के समय जब SI इंजन पर निम्न भार व उच्च त्वरित्र होता है तब क्या होता है, हवा ईंधन अनुपात गैस अवशेषों की वजह से तनुकृत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से कौन सा कथन ज़्यादा ताकत वाले इंजन के बारे में सत्य है। तो ज़्यादा ताकत वाला इंजन जो है दोस्तों कौन सा होगा बताओ। तो यह शक्ति उत्पन्न करने के लिए निकास प्रवाह का इस्तेमाल करता है, इंजन सीधे जुड़ा हुआ नहीं होता है, धुंध उत्सर्जन बहिर्द्वार होता है, यह उच्च स्थानों के लिए उपयुक्त होता है। इम्पोर्टेंट है, तो जो ताकत वाला इंजन होता है वो उच्च स्थानों के लिए उपयुक्त आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस इंजन को चालू करने के लिए भारी मोटर की आवश्यकता हमें होती है। तो बताओ, भारी मोटर की आवश्यकता होने के लिए हमें टर्बोजेट इंजन है, तो भारी मोटर की आवश्यकता पड़ती है टर्बोजेट इंजन को चालू करने के लिए। टर्बोजेट इंजन को चालू करने के लिए भारी मोटर की आवश्यकता होती है। ऐसा इंजन द्वारा छोड़े गए हानिकारक रसायन मानवीय जीवन व वातावरण पर प्रभाव डालते हैं, और इसमें कौन सा प्रतिकूल प्रभाव SI इंजन के कारण नहीं है। तो मृदा प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ग्लोबल प्रदूषण। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें मृदा प्रदूषण यहाँ पे ये नहीं करता है, बाकी सारे जो प्रदूषण यहाँ पे ये करता है। ठीक है, जल प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण करता है, ग्लोबल प्रदूषण करता है। नेक्स्ट यहाँ पे विशेष रूप से अंतदहन इंजन में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक मिश्रण को बनाने के लिए ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन की भाप को हवा से मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ इसमें, इसको कार्बोरेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कार्बोरेशन। तो विशेष रूप से अंतदहन इंजन में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक मिश्रण को बनाने के लिए ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन की भाप को हवा से मिश्रित करने की प्रक्रिया को कार्बोरेशन कहा जाता है। तो ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन की भाप को जो हवा से मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कार्बोरेशन। स्थिरांक क्या होता है दोस्तों बताओ, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका एक कायल का समूह होता है जो अल्टरनेटर के खोल से जुड़ा हुआ होता है। स्थिरांक क्या होता है, एक कायल का समूह होता है जो अल्टरनेटर के खोल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वह ऑटोमोबाइल सुरक्षा प्रणाली क्या है जो वाहन के पहियों को ज़मीन की सतह से संपर्क बनाए रखने के लिए नियत करती है। ठीक है, तो कौन सी प्रणाली है बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम।
तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वह ऑटोमोबाइल सुरक्षा प्रणाली है जो वाहन के पहियों को ज़मीन की सतह से संपर्क बनाए रखने में नियत करती है। ठीक है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों, आर्द्रता मापी की सहायता से आप किसे माप सकते हैं। तो आर्द्रता मापी जो आपका यंत्र होता है उससे हम क्या मापेंगे, आर्द्रता मापेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक चेसिस फ्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पे जो पारंपरिक जो है चेसिस फ्रेस, इसके बारे में कथन आपको सही बताना है। तो इसमें कौन सा राइट जो है आपका, इसमें कोई फ्रेम नहीं होता तथा पारंपरिक चेसिस के सभी संयोजन निकाय से जुड़े होते हैं, गलत है। या अभिन्न फ्रेमों की तुलना में सस्ता व किफ़ायती होता है, तो ये भी सही नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। पारंपरिक फ्रेमों को भार न ले जाने वाले फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको क्या भार न ले जाने वाले फ्रेम को भी कहा जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, पारंपरिक फ्रेमों में फ्रेम का आधा हिस्सा अग्र सिरे से जुड़ा होता है, ये भी गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा है, पारंपरिक फ्रेमों को भार न ले जाने वाले फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस वाहन के ढांचे में 2 बॉक्स, एक अलग इंजन क्षेत्र व यात्री क्षेत्र होता है, किस वाहन के ढांचे में, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों हैचबैक। तो यहाँ पे हैचबैक जो आपका होता है उसमें 2 बॉक्स, एक अलग इंजन क्षेत्र व यात्री क्षेत्र होता है। डॉग क्लच का दूसरा नाम क्या है, डॉग क्लच। तो दोस्तों डॉग क्लच है उसको हम धनात्मक क्लच भी कहते हैं। ठीक है, डॉग क्लच का दूसरा नाम धनात्मक। स्वचालित संचरण के दौरान वाहन के संचालन कई प्रणालियाँ उपलब्ध है, किस प्रणाली में संचरण तंत्र को लॉक किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा पार्क। ठीक है, तो स्वचालित संचरण के दौरान वाहन के संचालन कई प्रणालियाँ उपलब्ध हैं और किस प्रणाली में संचरण तंत्र को लॉक किया जाता है, पार्क। नेक्स्ट यहाँ पे, क्रॉस एंड रोलर यूनिवर्सल जोड़ में ड्राइव शाफ्ट योक का क्या उद्देश्य आपका होता है। ठीक है, तो ड्राइव शाफ्ट योक का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, क्रॉस एंड रोलर यूनिवर्सल जोड़ में, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बेरिंग कैप को पकड़े रखने के लिए। ठीक है, तो बेरिंग कैप को पकड़े रखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं ड्राइव शाफ्ट योक का। इसे किस रियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस गियर एक्सेल का इनमें से कौन सा गियर एक्सेल का उदाहरण है, तो रियर एक्सेल का उदाहरण इलियट फूल लेमोइने डेड एक्सेल, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है फूल। तो रियर एक्सेल का उदाहरण है फूल। कौन डेविस स्टीयरिंग गियर के यहाँ पे इस कोण के बारे में सत्य है। ठीक है, तो स्टीयरिंग गियर के को, तो इसके बारे में कौन सा राइट आपका होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है यह 11.3 डिग्री से लेकर 14.1 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 11.3 डिग्री से 14.1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट, घुमावों के समय दोनों अगले पहिए व कार के फ्रेम के बीच बनने वाले कोण के फ़र्क को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है तो इन। ठीक है, तो क्या होगा, तो इन। तो घुमावों के इसमें दोनों अगले पहियों व कार के फ्रेम के बीच बनने वाले कोणों को क्या कहा जाता है, तो इन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है HSSC का प्रीवियस पेपर है हमारा पहले, ऐसे ही हमारे जो 200 प्लस जो पेपर हम इसमें करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और यहाँ पे बिल्कुल ये हमने पेपर पूरा सोल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।